but indirect tax, the burden of paying tax has been transferred. एग्जाम्पल लेते हैं। अदिति, आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने कोई फूड ऑर्डर किया, उन्होंने उस फूड के ऊपर जीएसटी लगा दिया। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या होता है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपने बिल देखा, बिल के ऊपर जीएसटी लगा हुआ था, उन्होंने खाने के ऊपर गुड्स की वो तो लिया, टैक्स तो लिया, प्लस वहाँ पे आप बैठे, वहाँ की फैसिलिटी आपने यूज़ करी, एसी की सर्विसेज के चार्जेस भी आपने, वहाँ एयर कंडीशन सर्विसेज थी, उसका मतलब एक रेस्टोरेंट में एयर कंडीशन सर्विसेज थी, उस पर भी आपको सर्विस टैक्स पे करना पड़ा, तो आपने उस पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे किया। हल्दो ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे करने की लाइबिलिटी ना जो उस रेस्टोरेंट के मालिक है, जो उस रेस्टोरेंट का मालिक है उसकी होती है। लाइबिलिटी जो होती है जो सर्विस प्रोवाइड करता है, या गुड्स, जो लाइबिलिटी उसकी होती है जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, प्रोवाइडर की होती है। बट इनडायरेक्टली वो किससे चार्ज करता है? वो इनडायरेक्टली गुड्स और सर्विस के प्राइस के अंदर टैक्स का प्राइस ऐड करके किससे चार्ज करता है? एंड यूजर्स से, एंड यूजर्स यानी कंज्यूमर से। इसका इम्पैक्ट हमारी इनकम पे इनडायरेक्टली आता है, इनडायरेक्टली। एंड इसका जो क्या है कि लाइबिलिटी जो है ट्रांसफर होती है, बर्डन इसके ऊपर था बट इसने बर्डन किसको ट्रांसफर कर दिया? एंड यूजर को ट्रांसफर कर दिया। समझ आ गई? आगे बढ़े। अदिति समझ आ रही है? ओके डियर, यहाँ तक क्लियर है? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स दोनों पॉइंट। जस्ट बिकॉज इट इज बेसिक, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन आवर लास्ट क्लासेस। मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ इसलिए ताकि आपके लिए कुछ भी नया ना लगे। although I will take your proper class of it, but basic terms मैं आपको एक बार बता दूं so that you can connect with the class. okay? आगे बढ़े। अब बात कर लेते हैं डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स हमने पढ़ा। वी हैव स्टार्टेड द पार्ट वन। We have started the direct tax, and in this part we have already covered the basic introduction part. Chapter 1 we have already covered basic introduction. Adriti, in the basic introduction class there is just basic terms. What is tax? You have to read about the basic tax. What is tax? The definition of tax you will get to read in this part 1. आप टैक्स की डेफिनेशन पढ़ोगे, टैक्स कितने तरह का होता है, द टाइप्स ऑफ टैक्स, द सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्स, द फीचर्स ऑफ टैक्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टैक्स आप पढ़ोगे इसके अंदर। व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स, यू विल ऑल्सो व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, आपको ये भी पता चलेगा इसके अंदर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ये भी पता चलेगा आपको इसके अंदर। तो ये सारा जो है ये चैप्टर नंबर 1 के
अंदर कवर है सारे का सारा, इट इज़ कवर्ड अंडर चैप्टर नंबर 1, और उसको हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे। फिर हमने उसके बाद एक अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, इनकम टैक्स, द बेसिक ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स एट अ ग्लांस, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स एट अ ग्लांस, ये चैप्टर नंबर 2 है हमारा जो हम कर रहे थे। ये भी ऑलमोस्ट कवर होने वाला है, आज हम कवर कर देंगे इसको। आशीषा टॉपिक बताओगे, इनकम टैक्स एट अ ग्लांस में हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं? हाँ वो तो हमने वो तो हमने पढ़ लिया था। हाँ हाँ कि भाई आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हो, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम। मीनिंग ऑफ इनकम, मीनिंग ऑफ इनकम का मीनिंग है कि कोई भी वट एवर वी हैव अर्निंग, हमारी अर्निंग कुछ भी है, चाहे हमारी टेम्परेरी अर्निंग है, चाहे हमारी परमानेंट अर्निंग है, चाहे हम लीगल अर्निंग कर रहे हैं या इलीगल अर्निंग कर रहे हैं, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ अर्निंग, देर आर वेरियस क्लासेस ऑफ अर्निंग। जो भी अर्निंग है वो हमारी क्या है? इनकम है। वो हमारी क्या है? इनकम है। तो हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ इनकम। दूसरा क्या पढ़ा था फिर हमने? हाँ अद्विति आपने बोला, हाँ मैंने आपसे पूछा कि भाई डायरेक्ट टैक्स क्या होता है यू सेड कि टैक्स ऑन द इनकम ऑफ कंपनी, फर्म, इंडिविजुअल, ये कौन होते हैं हमारे? इनकम टैक्स में इसको क्या कहते हैं? पर्सन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पर्सन? पर्सन मीन्स द नेचुरल पर्सन, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन मतलब कोई भी कंपनी, फर्म, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एचयूएफ, ये हमारे क्या होते हैं? पर्सन की डेफिनेशन है। आगे बताओ अर्शिशा। असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, एक बार मैं ये भी बता देता हूँ अदिति को बेसिक नॉलेज के लिए, ताकि वो कनेक्ट कर पाए असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। अदिति हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स हमारा फाइनेंशियल ईयर पे बेस होता है, एज यू नो। इनकम टैक्स हमारा फाइनेंशियल ईयर पे बेस्ड होता है। फाइनेंशियल ईयर पे हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल, 1 अप्रैल कोई भी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर लगा लो। 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या है? ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर। अब इनकम टैक्स के अंदर दो तरह के ईयर होते हैं, एक होता है प्रीवियस ईयर, एक होता है प्रीवियस ईयर, और एक होता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर जिस जिस ईयर की इनकम पर टैक्स लगता है, जिस ईयर की इनकम पर टैक्स लगता है उसको कहते हैं द प्रीवियस ईयर, द प्रीवियस ईयर। और जिस ईयर में, जिस ईयर में आप टैक्स पे करते हो,
एंड ITR फाइल करते हो, इनकम टैक्स रिटर्न, उसको क्या कहते हैं? असेसमेंट ईयर। एग्जाम्पल आप जॉब कर रहे हो, यू आर डूइंग जॉब, आप जॉब कर रहे हो, आपकी जो फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2022-23 इसकी सैलरी आपकी 15 लाख, 22-23 की सैलरी आपकी क्या थी? 15 लाख। इस पे आपको टैक्स, ये आपकी प्रीवियस ईयर की सैलरी होगी, प्रीवियस ईयर बोलते हैं इसको, और इसकी सैलरी पर जो टैक्स लगेगा वो कौन सी ईयर में लगेगा? असेसमेंट ईयर में, 2023-24, ये असेसमेंट ईयर है। असेसमेंट ईयर हमेशा प्रीवियस ईयर से नेक्स्ट ईयर होता है। असेसमेंट ईयर इज ऑलवेज द नेक्स्ट ईयर टू द प्रीवियस ईयर। यही इनकम टैक्स का बेसिक रूल है। इनकम टैक्स का बेसिक रूल यही है, इनकम टैक्स इज बेसिक रूल। इनकम टैक्स इज बेसिक रूल क्या है कि द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर taxed in the assessment year, tax in the assessment year, समझ आ गया? समझ आया धृति? देखो नहीं, उस पे क्या है मैं बताता हूँ। जनरल रूल तो यही कहता है कि भाई आपकी जो ये है प्रीवियस ईयर में सैलरी, प्रीवियस ईयर में आपकी सैलरी 15 लाख की थी और 15 लाख का टैक्स आपने असेसमेंट ईयर में पे करोगे आप। और जो इस मान लो असेसमेंट ईयर में आपने इनकम अर्न करी, आप कह रहे हो कि मैं असेसमेंट ईयर में मेरी सैलरी 15 लाख हुई, तो क्या उस पर लास्ट फाइनेंशियल ईयर पे कोई फर्क पड़ेगा? इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो इस ईयर की इनकम है आपकी, अगले ईयर आपकी ये क्या होगी? अगले ईयर के लिए ये असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर बन जाएगा और नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर बन जाएगा। फिर इस पर इनकम पर जो टैक्स लगेगा वो अगले ईयर में लगेगा, नेक्स्ट ईयर में लगेगा। प्रीवियस ईयर्स को वो कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा। आपका जो स्टेटस है ईयर का वो चेंज हो जाएगा, फिर इसको असेसमेंट ईयर नहीं कहेंगे, फिर ये प्रीवियस ईयर बन जाएगा उस साल की इनकम के लिए, और इससे अगले वाला साल असेसमेंट ईयर बन जाएगा। हमेशा इनकम टैक्स का यही फंडा होता है। समझ आ गई बात? यही रहता है फंडा, लेकिन कुछ एक दो एक्सेप्शंस केसेस होती हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक्सेप्शंस क्या कहती हैं? सेम ईयर की इनकम और सेम ईयर में क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। सेम ईयर की इनकम पर सेम ईयर में ही टैक्स लगेगा। आप नेक्स्ट ईयर पे जाओगी नहीं। वो कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ तक फंडा क्लियर है अद्रिति? आपका समझ आ गया यहाँ तक कंसेप्ट? या कोई डाउट है कि सर मुझे ये समझ नहीं आया? यू कैन आस्क मी, जस्ट बिकॉज ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सब कुछ आपका जो पीछे अभी छूट गया ना, वही है ये सारा आपका। वही कंसेप्ट मैं आपको फिर पढ़ाऊंगा अच्छे से, ठीक है ना? यस। आगे अर्शिशा, आगे क्या था? हाँ, मैक्सिमम मार्जिनल रेट जो होता है, फॉर्मूला होता है मार्जिनल रेट का,
वो प्रैक्टिकल है, वो मैं जब अदिति को बताऊंगा मैक्सिमम मार्जिनल रेट होता क्या है, वो मैं उसको जब क्लास में उसके अकॉर्डिंगली बताऊंगा, वो वहाँ पे कवर करूंगा उसको प्रैक्टिकलिटी के बेसिस पे, है ना। आगे क्या था? रेजिडेंशियल रेजिडेंशियल स्टेटस। हमारा इनकम टैक्स अद्वितीय रेजिडेंशियल स्टेटस पर बेस करता है। रेजिडेंशियल स्टेटस का कंसीडरेशन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस वाले चैप्टर में। एक मेजर पार्ट, मतलब ये कह लो 80% पार्ट सिर्फ रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करता है चैप्टर नंबर 2 के अंदर। रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पे ही हमें पता चलता है कि किसी पर्सन की इनकम टैक्सेबल होगी या नहीं होगी, वो रेजिडेंशियल स्टेटस पर बेस करता है। किसी पर्सन की इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी, वो उसके रेजिडेंशियल स्टेटस पर बेस करता है। हमने अलग अलग पर्सन क्या मतलब इंडिविजुअल, फॉर्म, एचयूएफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कंपनी, हमने अपनी लास्ट क्लास में इन सब का रेजिडेंशियल स्टेटस डिस्कस किया था। दो चीज़ें होती हैं इंडिया में, दो चीज़ें होती हैं इनकम टैक्स पर्पस के लिए। हम दो चीज़ें कंसीडर करते हैं। एक पर्सन टैक्सेबिलिटी के लिए कि भाई उसके ऊपर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, वो कंसीडर किया जाता है रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। ये दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया और रेजिडेंट ऑफ इंडिया, दोनों अलग चीज़ें हैं। कई बार बच्चे इसको सेम मान लेते हैं। कई बार पूछा जाता है कि रेजिडेंट ऑफ इंडिया क्या है, तो बच्चे ये कहते हैं कि सर जो सिटीजन ऑफ इंडिया है वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। सिटीजन ऑफ इंडिया अलग चीज़ है और रेजिडेंट ऑफ इंडिया अलग चीज़ है। अदिति को काफ़ी अच्छे से पता होगा, शी इज़ अ लॉ स्टूडेंट ऑल्सो। और हर्षिशा आपको, मैं ये कहना चाह रहा हूँ अदिति, और लॉ स्टूडेंट जो हैं उनको अच्छे से पता होगा कि सिटीजन ऑफ इंडिया क्या होता है। और हाँ, कई बार बच्चों से अगर पूछा जाता है, लेमैन कहता है कि रेजिडेंट ऑफ इंडिया वो लोग होते हैं जो इंडिया के सिटीजन हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिटीजन ऑफ इंडिया अलग डेफिनेशन है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया अलग चीज़ होती है। सिटीजन ऑफ इंडिया वो है कि जिसको अंडर द सिटीजनशिप एक्ट के अंदर बताया गया है, प्रॉपरली इलेबोरेट किया गया है। और आप बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पता होगा इस चीज़ का। आपने सिटीजनशिप एक्ट पढ़ा होगा, डेफिनेटली पढ़ा होगा, पढ़ा हुआ है आपने, है ना। आपने लॉ में सिटीजनशिप एक्ट पढ़ा होगा। और सिटीजनशिप एक्ट के तहत वो ये कह के चलता है कि इंडिया में सिटीजनशिप मेजरली वो होता है जिसके पास वोटिंग राइट होता है, जिसके पास वोटर होता है, वोटर आइडेंटिटी होती है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और उसके अंदर और भी चीज़ें हैं सिटीजनशिप के स्टेटस को कंसीडर करने के लिए कि एक पर्सन सिटीजनशिप कैसे होता है, तो उसको डिफाइन किया गया है अंडर दी सिटीजनशिप एक्ट। बट एक सिटीजनशिप इंडिया में रेजिडेंट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। उसको कहते हैं, अगर एक सिटीजनशिप इंडिया में रेजिडेंट है उसको कहते हैं रेजिडेंट इन इंडिया, और अगर नहीं है तो उसको कहते हैं नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, एनआरआई। अब हम कैसे पता करेंगे कि एक आदमी इंडिया के अंदर रेजिडेंट है या नहीं है?
हमने हर एक पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस का टेस्ट किया था, है ना, लास्ट क्लास में। हमने लास्ट क्लास में टेस्ट किया था। अब टेस्ट किस बेसिस पे किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमने डिस्कस किया था, पहले हमने किसका डिस्कस किया था, स्टेफनी अर्शिशा, हमने किसका डिस्कस किया था, हमने इंडिविजुअल का डिस्कस किया था, नेचुरल पर्सन का, इंडिविजुअल का। अद्वितीय, अगर आप इसकी दो कंडीशन है, बेसिक्स कंडीशन फॉलो करते हो, कंडीशन अगर आप ये फॉलो करते हो तब आपको बोला जाएगा कि आप इंडिया के रेजिडेंट हो, अदरवाइज आपको इंडिया के रेजिडेंट नहीं कहा जाएगा, आपको नॉन रेजिडेंट बोला जाएगा। दो बेसिक कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, अगर दोनों में से भी किसी एक में आप फॉलो करते हो तो आपको बोल दिया जाएगा कि आप रेजिडेंट इन इंडिया हो। अगर अद्वितीय इंडिया के अंदर पिछले लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, लास्ट प्रीवियस ईयर, यहां पे हम वर्ड यूज करेंगे प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में अगर अद्वितीय इंडिया में मिनिमम कम से कम 182 डेज और इससे ज़्यादा भी हो सकता है या मोर, कम से कम वो अगर इंडिया में 182 दिन या उससे ज़्यादा थी तो उसको कहेंगे वो रेजिडेंट इन इंडिया थी, रेजिडेंट इन इंडिया थी। अगर चलो ठीक है, हमने टेस्ट किया, हमें पता लगा कि नहीं वो तो 182 दिन पिछले एक साल में थी नहीं इंडिया में, वो तो 180 डेज थी या 181 थी, 182 तो वो थी नहीं, ठीक है। एक दूसरा टेस्ट होता है, या फिर वो पिछले प्रीवियस ईयर में, वो प्रीवियस ईयर में एक साल में इंडिया में 60 डेज इन अ प्रीवियस ईयर, and 365 days in 4 preceding financial year, preceding financial year। या फिर दूसरी कंडीशन आप फॉलो करोगे। दूसरी कंडीशन क्या थी कि भाई आप इंडिया में पिछले साल 60 दिन थे और पिछले 4 सालों में आप इंडिया में टोटल मिला के 365 दिन थे, 365 डेज थे, तो तब भी आपको बोला जाएगा आप रेजिडेंट इन इंडिया थे, आप रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। समझ आ गई? रेजिडेंशियल स्टेटस एक इंडिविजुअल का कैसे चेक होता है, समझ आ गई? अगर आप ये कंडीशन फुलफिल कर देते हो तो आपको बोला जाएगा कि भाई आप जो हो इंडिया के अंदर रेजिडेंट हो। अगर आपने ये कंडीशन फॉलो नहीं करी तो आपको बोला जाएगा आप रेजिडेंट नहीं हो, फिर आप पर एनआरआई का स्टेटस लग जाता है, एनआरआई का स्टेटस। ये अब मैं पढ़ाऊंगा आपको जब प्रॉपरली क्लास लूंगा, बट इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं कि भाई कुछ लोगों के लिए ये कंडीशन थोड़ी लीनियंट कर दी जाती है, जैसे हमारे इंडियन एयरफोर्स या फिर हमारा इंडियन नेवी, जो मोस्टली कहाँ रहते हैं, इंडिया से बाहर ही रहते हैं, वो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन से बाहर रहते हैं, हमारे इंडिया से बाहर रहते हैं काफ़ी टाइम तक, तो उनके लिए जो ये कंडीशंस हैं वो दूसरी कर दी जाती हैं, वो हम पढ़ेंगे। ऐसे ही हम फिर एचयूएफ के बारे में, रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ेंगे। एचयूएफ के बारे में बात करता है कि अगर किसी, एचयूएफ को हम कब कहेंगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को हम कब कहेंगे कि वो रेजिडेंट इन इंडिया है या नहीं है, नॉन रेजिडेंट है, कब कहेंगे? हाँ भाई बताओ, स्टेफनी बताओ कब कहेंगे?
एच यू एफ कहा? हाँ, कि भाई एच यू एफ जो होता है इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसके केस में क्या होता है, जो मेन होता है, हेड होता है फैमिली का, कर्ता कहते हैं जिसको, कर्ता के हाथ में होता है सारा कंट्रोल बेसिकली। बट क्या होता है कि जहां पर रेजिडेंशियल कब कहेंगे, रेजिडेंशियल कब कहेंगे और नॉन रेजिडेंशियल कब कहेंगे, कि भाई एच यू एफ को रेजिडेंशियल कब कहेंगे कि वो रेजिडेंट इन इंडिया है, जब या तो 100% या फिर कोई पार्टली कंट्रोल, या तो 100% कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, या फिर पार्टली कंट्रोल या मैनेजमेंट कहाँ है, इंडिया में है। उस एच का पूरे का पूरा कंट्रोल या फिर कुछ पार्टली कंट्रोल कहाँ है, इंडिया में है, तो उसको बोलेंगे कि ये रेजिडेंट इन इंडिया है। अदरवाइज अगर कंट्रोल जो है 100% कंट्रोल आउटसाइड इंडिया है, आउटसाइड इंडिया है, तो इसको कहेंगे नॉन रेजिडेंट। ऐसे ऐसे ही हमने पढ़ा था, ऐसे ही हमने पढ़ा था, ऐसे हमने क्या पढ़ा था, कंपनी के बारे में पढ़ा था। कंपनी के बारे में हमने क्या पढ़ा था, बताओगे? कि भाई अगर आपका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, हमने उसमें कंसेप्ट पढ़ा था प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, POEM, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। किसी कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करते हुए प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट को चेक किया जाता है। अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट पूरे का पूरा इंडिया में है, तो हम कहेंगे उसको कि वो कंपनी क्या है, एक रेजिडेंट कंपनी है। अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया से बाहर है, तो हम उसको कहेंगे वो नॉन रेजिडेंट कंपनी है, वो हम उसको कहेंगे वो नॉन रेजिडेंट कंपनी है। अदिति, यहाँ तक कोई आपका डाउट हो आप पूछ सकते हो। आपको कंसेप्चुअली समझ आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ आपको? ओके, मैं एच बताता हूँ। आपको पता है वैसे एच होता क्या है, टर्म्स पढ़ी हुई है आपने एच की, या बिल्कुल टोटल नया एच आपके लिए कि एच होता क्या है? हाँ, एच बताता हूँ मैं आपको क्या होता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। आप वो सीरियल वगैरह देखते हो, डेली सोप वगैरह, जिसमें एक जिसमें बहुत बड़ी फैमिली होती है, फैमिली के अंदर इतने इतने सारे लोग होते हैं, और उनके बीच में एक हेड होता है, उनका पे कोई भी दादा टाइप या एक काफ़ी ओल्ड एज का वो होता है, जिसकी डायरेक्शन से सारे लोग मिलके काम करते हैं, एक फैमिली बिजनेस करते हैं। अच्छा, जॉइंट फैमिली तो देखी होगी। तो देखिए आप, आपके घर में खुद खुद का बिजनेस है या जॉब क्लास है सारे? अच्छा, तो पहले बिजनेस था। देखो क्या होता है जॉइंट फैमिली के अंदर, जब आपका आपके आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, जॉइंट फैमिली के अंदर क्या होता है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे जो चाचा चाची, हमारे ताया जी, हम मम्मी पापा सब मिलके साथ रहते हैं। जब भी सब मिलके साथ रहते हैं फैमिली के अंदर, आप जो भी है दादा बच्चे, ताऊ ताई जी, चाचा ताई, सब मिलके इकट्ठे रहते हैं, जॉइंट फैमिली है आपकी। और वो जॉइंट फैमिली क्या करती है, बिजनेस कर रही होती है, कोई बिजनेस, फैमिली का कोई बिजनेस है मेजरली। अभी ये एच का कंसेप्ट जो आपको, ये अभी इतना नहीं रहा, क्योंकि हर कोई अलग अलग हो जाता है, हर कोई अलग अलग वो करता है, लेकिन ज़्यादातर ये एच का कंसेप्ट आपको गुजरात में देखने को मिलेगा।
गुजरात के अंदर ये बहुत है, क्योंकि वहाँ पे फैमिली बिजनेस बहुत रहता है। ये क्या करते हैं, सारे के सारे इकट्ठे होके फैमिली बिजनेस करते हैं, बट इनका एक हेड होता है जो घर का सबसे सीनियर पर्सन होता है। सीनियर पर्सन जैसे दादाजी, हमारे दादाजी, ये इनको बोला जाता है, एचयूएफ के चेयरमैन को बोला जाता है कर्ता। कर्ता ये सारे के सारे डिसीजन लेते हैं कि हमें क्या करना है बिजनेस के अंदर, सारे डिसीजन ये लेते हैं, और फिर सबके ऊपर ये फिर एप्लीकेबल होता है कि आपको ये करना है, आप काम कैसे करोगे। तो अगर हमें हमें ये पता करना है कि भाई, हमें ये पता करना है कि एक एचयूएफ क्या है, रेजिडेंट इन इंडिया है, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रेजिडेंट इन इंडिया है या नहीं है, तो इस कर्ता के ऊपर डिपेंड करता है वो, क्योंकि कर्ता के हाथ में ही सारा मैनेजमेंट और कंट्रोल होता है। कर्ता के हाथ में क्या होता है, ये करता है, इसके हैंड में सारा क्या होता है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होता है। ये डिसाइड करता है। अगर ये कंट्रोल मैनेजमेंट, ये कर्ता जो है इंडिया में रह रहा है, इंडिया में इसका कंट्रोल और मैनेजमेंट है, तो हम कहेंगे एचयूएफ जो है रेजिडेंट है। अगर ये कर्ता फॉरेन के अंदर बैठा हुआ है, वहाँ से कंट्रोल कर रहा है एचयूएफ को, वहाँ से डायरेक्शन दे रहा है, वहाँ से डिसीजन ले रहा है, तब हम कहेंगे एचयूएफ जो है वो नॉन रेजिडेंट है, क्योंकि इसका जो बंदा है वो बाहर में, फॉरेन में है। समझ आ गई? समझ आ गई अदिति एचयूएफ का कंसेप्ट क्या होता है? हाँ, ऐसे ही कंपनी का होता है। जब मैं आपको प्रॉपरली कराऊंगा तो वहाँ तक प्रॉपरली आपको समझ आ जाएगा। हर्षिशा समझ आ गई? कंसेप्चुअली क्लैरिटी हुई? दोबारा से रिवाइज करके एक बार। अच्छा, स्टेफनी समझ आया? पठान, पठान है यहाँ पे या चला गया? चलो ठीक है ब्रदर, आगे पढ़ते हैं। आगे हमने कौन सा किया था हर्षिशा? वो मैंने हाँ, वो मैंने आपको बताया है, वो एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन जब, हाँ, जर्नल रूल की एक्सेप्शन है। जर्नल रूल क्या है? हाँ भाई हर्षिशा, जर्नल इनकम टैक्स का जर्नल, हाँ, इनकम टैक्स का जर्नल रूल मैंने आपको बताया कि भाई प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स कब लगता है? असेसमेंट ईयर में। असेसमेंट ईयर में। अद्वितीय प्रैक्टिकल बेसिस पे अगर आप कंफर्म करना चाहो, आपने पेरेंट्स से पूछना कि आपकी जो सर्विस कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आपकी जो ये इनकम है, इस पर इनकम पर आप टैक्स कब दोगे? वो कहेंगे कि अब हम इसका टैक्स अभी पे करेंगे, जून जुलाई में तक पे करेंगे। और वो उसकी इनकम, उनसे पूछना कि ये आपकी इनकम कौन से फाइनेंशियल ईयर की है, वो बताएंगे ये हमारी इनकम 2022-23 की है, बट हम इसमें टैक्स कौन से ईयर में लगाओगे? वो कहेंगे हम असेसमेंट ईयर पे लगाएंगे। कौन सा असेसमेंट ईयर है? 2023-24। प्रैक्टिकल, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें लेमैन भी बता देता है, एक सर्विस क्लास कर पर्सन बता देता है कि मेरा, उनसे पूछना कि अपने पेरेंट्स से पूछना प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है, वो सर्विस क्लास में है, वो आपको इतना क्लैरिटी के साथ बताएंगे, तो आपका कंसेप्ट एकदम यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और जर्नल रूल यही कहता है, वो आपको बोलेंगे कि जो भी हम पिछले साल में जो भी हमारी इनकम थी, उसका टैक्स हम इस साल पे करेंगे। जो ये करंट ईयर होता है ना, इसको असेसमेंट ईयर कहते हैं। असेसमेंट ईयर, जो लास्ट ईयर होता है उसको प्रीवियस ईयर कहते हैं। ये जनरल रूल है, लेकिन इसकी एक्सेप्शंस होती हैं। एक्सेप्शन क्या होती है? पता चले, कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि कोई इंडिया से फरार होने की सोच रहा है, इंडिया से भागने की सोच रहा है कोई फ्रॉड करके, और इनकम टैक्स अथॉरिटी को पता चल गया कि ये बंदा इंडिया से वापस अब आएगा ही नहीं, ये बाहर जा रहा है, काइंड ऑफ विजय माल्या, काइंड ऑफ नीरव मोदी टाइप्स।
अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी को पहले पता चल जाता कि वो भागेगा इंडिया से या कोई और ऐसे प्लानिंग कर रहा है, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी उसको तभी वहीं पर क्या कर लेगी, डिटेन कर लेगी, वहाँ पे पकड़ लेगी उसको और उसको बोलेगी भाई पहले टैक्स पे करके जा, पहले हमारा टैक्स पे कर, फिर जाना, फिर निकलना यहाँ से। तो सेम ईयर उस चीज़ में फिर जनरल रूल काम नहीं आता। जो आपकी उस तब तक की इनकम बनती है, जो भी आपका टैक्स है, सेम ईयर की इनकम पर सेम ईयर टैक्स लगता है। समझ आ गया यहाँ तक? दूसरा क्या है? अभी देंगे, अभी अभी आगे देंगे, क्योंकि 31 मार्च 2023 को हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, राइट? हमारा 22-23 का फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा? 31 मार्च को। 31 मार्च को ये एंड हो जाएगा। उसके एंड होते ही आपकी फिर ये आपके लिए वो प्रीवियस ईयर बन जाएगा, और जैसे ही आपका करंट ईयर स्टार्ट होगा, यानी 23-24 स्टार्ट होगा, वो आपका असेसमेंट ईयर बन जाएगा। और उस असेसमेंट ईयर में फिर आप एनी टाइम, वैसे तो ड्यू डेट जुलाई तक की होती है, जुलाई जून जुलाई तक की होती है, जुलाई होती है 31 जुलाई तक की, बट आप उसमें आप उससे पहले कभी भी टैक्स अपना पे कर सकते हो फिर, क्योंकि वो असेसमेंट ईयर स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो ये वाला ये अभी चल रहा है ना 22-23, ये 22-23 जो चल रहा है, इसको हम असेसमेंट ईयर बोलेंगे, इसको हम असेसमेंट ईयर बोलेंगे। लेकिन कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए, कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए इसको असेसमेंट ईयर बोलेंगे? बताओ बच्चों। हाँ शीशा, जो ये असेसमेंट ईयर है 22-23, इसको कौन से फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर के लिए असेसमेंट बोलेंगे, असेसमेंट ईयर बोलेंगे 22-23 को? यस, 21-22 जो हमारा प्रीवियस ईयर है, उसके लिए जो अभी ये साल चल रहा है, ये असेसमेंट ईयर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आज चाहे तो आपसे ईयर का इस ईयर की इनकम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, उसकी असेसमेंट इस ईयर में कर सकता है। समझ आ गई मेरी बात? तो इस तरह से होता है पूरा। अधृति समझ आई? ठीक है, कंसेप्चुअली क्लियर है यहाँ तक? अंडरस्टैंडिंग हो रही है? ठीक है, चलो, होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद अर्शिशा हमने क्या पढ़ा था आगे? यू देयर अर्शिशा? अर्शिशा इज नॉट देयर। हाँ, हाँ, तो स्टेफनी हमने क्या पढ़ा था आगे? हाँ, हमने कुछ कंसेप्ट पढ़े थे अदिति, एक दो कंसेप्ट होते हैं। मैटर ये भी करता है इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, और इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया को कब बोलेंगे कि इनकम आपने इंडिया में रिसीव किया? जब आपने एक्चुअल में वो क्या किया है, इंडिया में रिसीव की है। मैटर ये नहीं करता कि आपका बिजनेस कहाँ पे है, आपका बिजनेस फॉरेन में हो सकता है, आपका बिजनेस कहाँ हो सकता है, इंडिया में हो सकता है। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया में मैटर ये नहीं करता, जब पर्सन इस बेसिस पे टैक्सेबिलिटी होती है, जब आपकी इनकम एक्चुअल रिसीव्ड इन बेसिस पे टैक्सेबिलिटी होती है, तो मैटर ये नहीं करता कि आपने फॉरेन में बिजनेस कर रहे हो या आप फॉरेन में जॉब कर रहे हो या इंडिया में जॉब कर रहे हो, ये मैटर नहीं करता। तब मैटर क्या करता है कि उससे रिलेटेड जो भी इनकम थी वो आपने
इंडिया में रिसीव की। वो आपने कब कहाँ रिसीव की? इंडिया में रिसीव की। उसकी एक्चुअल रिसीव कहाँ हुई है? एक्चुअल रिसीव इंडिया में हुई है, ये मैटर करता है। प्लस ये मैटर करता है कि भाई कौन से साल में, अकाउंटिंग ईयर कौन से साल में रिसीव हुई, ये मैटर करता है। और वो इनकम जो है फर्स्ट रिसिप्ट ऑफ इनकम होनी चाहिए। फर्स्ट रिसिप्ट ऑफ इनकम, फर्स्ट रिसिप्ट ऑफ इनकम। फर्स्ट रिसिप्ट का मीनिंग बताऊं क्या होता है? फर्स्ट रिसिप्ट हर्षिशा बताऊं? फर्स्ट हैंड इनकम रिसीव करना, फर्स्ट हैंड इनकम रिसीव करना। आपने वो इनकम इंडिया में फर्स्ट हैंड रिसीव किया है। एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, एग्जाम्पल ये है कि जैसे अदिति जॉब कर रही है। कहाँ जॉब कर रही है? किसी यूएस की एमएनसीज में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी, यूएस बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर। ठीक है ना? अदिति जब कंपनी सेक्रेटरी या फिर एडवोकेट बन जाएगी, लीगल, या तो वो लीगल डिपार्टमेंट में या कहीं भी सीनियर पोस्ट पे होगी, तो वो किसी यूएस की किसी कंपनी के अंदर जॉब कर रही है। वो यूएस की कंपनी है मान लो, बट वो इंडिया से काम कर रही है, वो इंडिया में जॉब कर रही है, इंडिया से काम कर रही है, बट उसकी जो जॉब है वो कौन सी है? उसकी जो लोकेशन है जॉब की वो कहाँ है? यूएस के अंदर है, यूएस के अंदर। और अदिति कहाँ है? इंडिया में। वो सैलरी जो है वो इंडिया में रिसीव कर रही है। अदिति सैलरी जो है इंडिया में रिसीव कर रही है, इंडिया में। अब फर्स्ट हैंड रिसिप्ट क्या होता है? फर्स्ट हैंड रिसिप्ट, फर्स्ट हैंड रिसिप्ट का मीनिंग होता है कि भाई कंपनी ने सैलरी अदिति को दी। सोर्स क्या है? कंपनी, क्योंकि अदिति किसके लिए काम कर रही है? कंपनी के लिए। तो जब कंपनी अदिति को सैलरी देगी, कंपनी यूएस है, और यूएस की इनकम कहाँ पे रिसीव हुई है? उसको इंडिया में। ठीक है ना? तो कंपनी ने अदिति को सैलरी दी, ये फर्स्ट हैंड रिसिप्ट है। फर्स्ट हैंड रिसिप्ट। क्या हुआ? अदिति को लगा लो 15 लाख रुपए मिले, इसमें से 5 लाख रुपए अदिति ने अपनी मम्मा को दे दिए, अपनी मम्मी को दे दिए, 5 लाख रुपए। ये होता है सेकंड हैंड रिसिप्ट। जो इनकम टैक्सेबल होती है वो फर्स्ट हैंड रिसिप्ट पे होती है हमेशा। अब ये थोड़ी ना कहेंगे, कि भाई मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अदिति क्या है, कंपनी में जॉब कर रही है, और उसके बदले में उसको क्या मिलती है? सैलरी मिली, तो वो इसके ऊपर टैक्सेबल होगी। वो अपना कुछ पोर्शन सैलरी का अपनी मदर को दे रही है, वो मदर पे टैक्सेबल थोड़ी होगी। मदर थोड़ी कहेंगे कि मुझे सैलरी मिली है, वो तो अदिति की सैलरी है, तो अदिति पे टैक्स लगेगा। बेशक वो किसी को भी अपनी सैलरी का पोर्शन दे, इट डजेंट मैटर। फर्स्ट हैंड रिसिपिएंट पे टैक्स लगेगा, फर्स्ट हैंड रिसीव्ड। समझ आया अदिति? हाँ। तो
जब एक्चुअल रिसीव की बात होती है तो आपका मैटर नहीं करता आपका बिजनेस कहाँ है, आपका जॉब कहाँ है, ये मैटर नहीं करता। आपको इनकम फर्स्ट हैंड में इंडिया में रिसीव हुई है और वो एक अकाउंटिंग ईयर में रिसीव हुई है, वो मैटर करता है, वो मैटर करता है। और क्या होना चाहिए दूसरा, जो भी इनकम आपको रिसीव हुई वो एक रिकॉर्डेड इनकम होनी चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए उस इनकम का, मतलब अकाउंट्स के अंदर उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। अब रिकॉर्डेड क्यों बोला हुआ है, मान लो किसी ने आपको कैश दे दिया, आपने उस कैश को बैंक में नहीं डाला, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है उस कैश का, तो वो ब्लैक मनी है। जब तक वो अकाउंटिंग में नहीं आता पैसा, तब तक वो ब्लैक मनी है, ब्लैक, उसके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है। तभी तो लोग क्या करते हैं, मोटा मोटा पैसा कैश की फॉर्म में अपने घरों के अंदर, अपने इधर उधर छुपा के रखते हैं, जैसे हमने रेड मूवी में देखा था, क्योंकि उसका कोई अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं होता और उस पर फिर क्या नहीं लगता, टैक्स नहीं लगता। टैक्स लगने के लिए इनकम होना चाहिए, फर्स्ट हैंड इनकम होना चाहिए, और उसका अकाउंटिंग रिकॉर्ड होना चाहिए। अकाउंटिंग रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर कैश भी है तो अकाउंट्स में पता होना चाहिए कि कैश कितना है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई रिकॉर्ड ही नहीं है पैसे का, पैसा ऐसा ही पड़ा है, तो उसको कहेंगे फिर ब्लैक मनी, ब्लैक मनी। फिर फिर अगर कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगर आपके अंगेंस्ट कोई कंप्लेंट आई, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को खुद से पता चला कि इस बंदे के पास काफ़ी पैसा पड़ा है, तो वो उसके घर में कर डालेंगे रेड, और वहाँ से होगी आपके ऊपर प्रॉपरली कार्यवाही, प्रोसीडिंग्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से चलती हैं। समझ आ गई? देखो, बेसिस का मीनिंग ये होता है कि एक उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग मोटिव है, कहीं से उनको कोई लीड मिली है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो लीड की ज़रूरत होती है, वो कहीं से उनको लीड मिली कि भाई यहाँ पे इस पर्सन के पास ब्लैक मनी है। वो फिर हायर अथॉरिटी से परमिशन लेते हैं रेड के लिए कि सर, वी वांट टू वी वांट टू स्टार्ट अ सर्च एंड सीजर ऑपरेशन। हम रेड स्टार्ट करना चाहते हैं, हमें वो फिर हायर अथॉरिटी से, किसी हाई कोर्ट से, मोस्टली हाई कोर्ट से ही ऑर्डर आके चलता है कि भाई वहाँ पे आप क्या करो, वहाँ से आप क्या करो, रेड करो। वो ऑर्डर लेके आते हैं और उस ऑर्डर के बेसिस पे फिर वो रेड स्टार्ट करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो सिर्फ लीड की ज़रूरत होती है कि उनको लीड मिलनी चाहिए, कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलना चाहिए कि भाई हाँ, फिर वो रेड स्टार्ट करते हैं, फिर प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो जाती हैं उस पर्सन के अगेंस्ट। प्रोसीडिंग्स प्रोसीडिंग्स तो फिर वो स्क्रूटनी के केसेस, प्रोसीडिंग के केसेस, वो आईटीआर की, ये भी हम सारा पढ़ेंगे इनकम टैक्स के अंदर, ये होता क्या है, ये भी सारा हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर्स, ये सारी चीज़ें होके चलती हैं। रेड कैसे होके चलती है, रेड कौन कर सकता है, कितने टाइम के अंदर कैसे चीज़ें होके चलती है, ये भी हम सारा आगे पढ़ेंगे। समझ आ गई यहाँ तक? आगे पढ़ें। स्टेफनी, आगे क्या पढ़ा था हमने? इन एक हमने पढ़ा था डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ना। हमने एक पढ़ा था आदृति, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, कि भाई कुछ ऐसी इनकम होती हैं जो एक्चुअल में रिसीव नहीं होती, एक्चुअल में रिसीव तो नहीं होती। कुछ ऐसी इनकम होती हैं जो एक्चुअल में रिसीव तो नहीं होती, बट क्या होती हैं, बट जब वो ड्यू हो जाती हैं तो हम उसको मान लेंगे कि भाई ये डीम्ड टू बी रिसीव हो गई है, ये डीम्ड टू बी रिसीव हो गई है। कोई ऐसी इनकम होती है
जो एक्चुअल में कई बार क्या होता है रिसीव नहीं होती, लेकिन उनके ड्यू होने का एक टाइम होता है, और जब वो ड्यू हो जाती हैं तो हम मान लेते हैं कि भाई अब तो ये मिलना है पैसा, और ये इनकम का पार्ट है, और ये डीम टू बी रिसीव है। कोई एग्जांपल दे पाओगे अदिति? ऐसा कोई एग्जांपल अगर आप बताना चाहो कि सर ये हो सकती है, ये इस तरह की इनकम हो सकती है कि जो डीम टू बी रिसीव है, कई बार वो एक्चुअल में रिसीव नहीं होती लेकिन वो ड्यू हो जाती है हमें, हम मान लेते हैं कि भाई हाँ हर महीने हमें इस तारीख पे इतना मिल जाएगा, तो वो डीम्ड होती हैं। कोई एक एग्जांपल बता सकते हो आप अदिति? बैंक को अगर हम लोन लेते हैं तो वो इंटरेस्ट का पैसा, वो क्या होता है, वो हमारी इनकम नहीं होती, वो हमारी होती है एक्सपेंसेस। बैंक के अलग फंडे होते हैं, बैंक के लिए अलग रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, आईटीआर के लिए, इनकम टैक्स के लिए, वो बैंकिंग रेगुलेशन की बात होती है। इसको उल्टा कर दो, आप लोन की जगह ना इन्वेस्टमेंट कर दो, इन्वेस्टमेंट कर दो। आपने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आपने लगा लो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, या आपने कोई एफडी वगैरह कर रखी है, और आपको ये पता है कि हर महीने एक फिक्स इंटरेस्ट मुझे मिलेगा मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। बेशक आपको ये पता है कि 5 तारीख को, हर एक महीने की 5 तारीख को मुझे इंटरेस्ट मिलता है मेरी सेविंग के ऊपर या मेरी इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर। 5 तारीख आपको पता है, हो सकता है 5 तारीख को आपके अकाउंट में पैसा आए या ना आए, हो सकता है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपको ये पता है, आप मान लेते हो उसको कि मेरे को 5 तारीख को इंटरेस्ट मिलेगा। वो हो जाती है आपकी डीम्ड टू बी रिसीव्ड। वो एक्चुअल में रिसीव नहीं हुई, बट वो डीम्ड टू बी रिसीव हो जाती है कि भाई ये तो मिलेगा। अब ये हमारी इनकम का पार्ट बन जाता है, ये टैक्सेबल इनकम में काउंट होके यहाँ पर चलता है। समझ आया धृति यहाँ तक? यस सर। हाँ। एक होता है कि भाई आपके पास कोई घर था, आपने उस घर को रेंट पे दे दिया, और जिसको दिया उसे बोला कि भाई हर महीने की 5 तारीख तक हमारे पास रेंट आ जाना चाहिए। आपका जो रेंट ड्यू हो जाएगा वो हर महीने की 5 तारीख को ड्यू हो जाएगा, आपको हमें रेंट देना है 5 तारीख तक। तो अब मान लेते हो आप कि भाई आपको ये पता है कि 5 तारीख मैंने एक ड्यू डेट दे रखी है, उस दिन से मेरा जो जो मुझे रेंट लेना है वो ड्यू हो जाएगा, वो मेरी इनकम ड्यू हो जाएगी उस तारीख से। आपके पास एक्चुअल में उस दिन रेंट आया या नहीं आया, आप उस दिन मान लोगे कि भाई ये मेरी डीम्ड इनकम है, ये मेरे पास पैसा आना है। समझ आ गई? इतना समझ आ गया पूरा? आगे बढ़े? तो इसको बोलते हैं डीम्ड टू बी रिसीव्ड इनकम, कि कुछ इनकम आपको एक्चुअल में रिसीव नहीं होती, एक्चुअल में रिसीव नहीं हुई, पर वो ड्यू हो जाती हैं, तब उसको बोल देंगे डीम्ड टू बी रिसीव्ड इनकम, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इनकम। आगे हमने क्या पढ़ा था वो स्टेफनी? इनकम, इनकम एक्रू एंड अराइज इन इंडिया। हमने ऊपर पढ़ा इनकम एक्चुअल में रिसीव हुई, फिर हमने पढ़ा इनकम डीम टू बी रिसीव हुई, फिर हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था अपनी लास्ट क्लास में, इनकम एक्रू अराइज इन इंडिया। इनकम एक्रू एंड अराइज इन इंडिया, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि भाई जो सोर्स है, जो सोर्स है इनकम का, वो कहाँ है? इंडिया में है। इनकम कहाँ से? आपने कोई इनकम किसी गुड्स को सप्लाई करने से, कोई बिजनेस से, कोई कहीं से इनकम कमाई, वो सोर्स कहाँ है? वो इंडिया के अंदर है। इनकम एक्रूअराइज किस दिन होती है? जिस दिन एक्चुअल में आप क्या करते हो, किसी को आपने ऑफर किया कोई सर्विस देने के लिए, और दूसरे पर्सन ने आपका ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में हो जाता है, आपने सर्विस दी, उसने पैसा आपको दिया, जिस दिन ये एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है उस दिन हम कहेंगे ये जो है इनकम एक्रूअराइज क्या हुई है, इंडिया के अंदर इनकम एक्रूअराइज हुई है। द एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ
एनी सर्विसेज या एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एनी ट्रांजैक्शन, कि भाई आपने किसी को ऑफर दिया और दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया और उसके बेसिस पे आपने कुछ पैसा कमाया, तो वो एक्चुअल वो क्या होता है, एक्रूअराइज होता है। एक्रूअराइज वो भी हम अपनी लास्ट क्लास वो भी हम पढ़ेंगे, बट मैं आपको दे रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग कि ये होता है। मैंने अब तक का आपको एक पूरा फंडा बता दिया है जो अब तक हमने पढ़ा है इनकम टैक्स के अंदर। ये हमने लास्ट पढ़ा था और इसी को फिर मैं आपको फर्दर कराऊंगा पूरा डिटेल के अंदर क्लासेस ले लेके अदिति। बट आप, अगर मैं थोरली बात करूं, आप अगर इस क्लास को, इस टाइम को अगर मैंने लिया है, अभी आप अप टू डेट खड़े हो कि पीछे मैंने क्या पढ़ लिया है। वो डिटेल में जब हम पढ़ेंगे वो अलग बात है, लेकिन थोरली आप अप टू डेट हो कि यहाँ तक मैंने पढ़ लिया है। समझ आ गई? ओके सर। हाँ, यहाँ तक कोई परेशानी किसी उसमें कि सर आपने ये टर्म बोली थी मुझे ये थोड़ा समझ नहीं आया? नो सर, देयर इज नो इशू। ओके डियर, ओके, आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े अपनी क्लास में, कंटिन्यू करें आगे। यस सर। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा कंसेप्ट है स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। यस सर। यार स्टेफनी, बाकी बच्चे कहाँ हैं यार? बच्चे क्लासेस कौन कौन है यहाँ पे? आशीषा है यार। यार बच्चे कहाँ हैं यार? सिर्फ 3 बच्चे। सर 2-3 लोग शायद बीच में ही कट हो गए हैं। नहीं तो यार इतने सारे कितने बच्चे नहीं है यार? कोई प्रियंका नहीं है, प्रिया नहीं है, फाल्गुनी नहीं है, और कौन है? दिव्या नहीं है, कल्पना नहीं है, और कौन है? ये पठान भी चला गया, ये भी नहीं है। ये सारे कहाँ गए यार? हेलो अर्शिशा, क्या कह रहा हूँ मैं यार? कहाँ हैं ये सारे के सारे बच्चे? पता नहीं सर। यार फिर उस दिन भी अब इनकी क्लास ना लेनी पड़ेगी अच्छे से। और इस चीज़ पे ना मेरे को गुस्सा आता है, फिर कहते हैं कि मेरा सर सिलेबस नहीं कवर हो रहा, मेरा चीज़ नहीं कवर हो रही। कैसे होगा? समझ रहे हो हाँ सर, समझ रही हूँ। यार? थोड़ा सा तो सीरियसनेस रखनी चाहिए कि भाई मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं यार, क्लास तो अटेंड करें एटलीस्ट। वो भी टेंशन में आउट हो गए अब तो। हाँ, तो अब क्लास ही नहीं अटेंड कर रहे, अपनी मस्ती में है, और फिर बाद में कहेंगे कि भाई मज़ा ही नहीं आया, सर ने ढंग से नहीं पढ़ाया या वो नहीं हुआ। अब क्लास अटेंड नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? मतलब क्लास की स्ट्रेंथ ना आज 50% भी नहीं है। आज कुछ फेस्टिवल है क्या? फेस्टिवल तो चला गया, होली होली चली गई है। सर वीकेंड है ना, आज फ्राइडे है। अच्छा वीकेंड है आज? तो यार वीकेंड का उन बच्चों से क्या लेना जो घर पे ही बैठे हुए हैं यार। पापा तो मतलब कॉलेज है मतलब। हाँ, और बताओ अदिति, तुम्हारी होली कैसी रही? इन बच्चों ने तो मनाई नहीं, देखो। स्टेफनी तो तमिलनाडु से है तो वो तो सेलिब्रेट ही नहीं करते होली। अर्शिशा बेंगलोर बैठी। अर्शिशा बैंग 4 बार होली खेली है। अच्छा, आपने 4 बार होली खेली है? मुझे तो सर होली के दिन भी कॉलेज जाना पड़ा था, तो क्या ही होली मनेगी इस शहर में। हाँ, देखो, बैंगलोर में तो सर मेरी फ्रेंड भी है नली बैंगलोर में, तो वो भी होली के दिन कॉलेज गई थी कि मैं तो जा रही हूँ। मैंने कहा वाओ सही है। मैं तो पहले दिल्ली से भी खेल के आई थी, अपने फिर होम टाउन में आके जो मेरे होम टाउन वाले फ्रेंड थे उनके साथ खेली, फिर फैमिली के साथ भी खेली, तो नोएडा काफी से हो अच्छा ना था। आप? नोएडा से हो ना? नहीं, मैं तो मुजफ्फरनगर से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, आप मुजफ्फरनगर से हो? आप तो बिल्कुल फिर नहीं, मेरे आप कहाँ से हो? आप तो फिर मेरी साइड से हो, करनाल साइड से। नहीं नहीं नहीं, करनाल तो दूसरी साइड हो गया सर। मैं मुजफ्फरनगर यूपी से हूँ, अच्छा आप, मेरठ के आगे। तो फिर वहीं तो, वहाँ से हमारा इतना पास लगता है मुजफ्फरनगर। पता नहीं। 1 डेढ़ घंटे के अंदर हम मुजफ्फरनगर पहुँच जाते हैं। शामली, बीच में शामली आता है वहाँ से आपका। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गई मैं। हाँ वहाँ। वैसे मैं पढ़ती तो ज्यादातर दिल्ली ही रहती हूँ, अभी बस होली के लिए घर आई हूँ। अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं। तो ठीक है, कोई नहीं। अरे साउथ इंडिया साइड में ना वो सेलिब्रेट नहीं करते ना होली, इस वजह से तो फिर वहाँ पे थोड़ा इशू रहता है या फिर। उनके यहाँ
अच्छा जी, क्योंकि कॉलेज में आप देता ही नहीं है, कॉलेज आपको रिलाइज ही नहीं होगा। तो कॉलेज से लगाया भी है। आप कौन से कॉलेज में हो? कर्नाटका स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी। ओके, तो आप लोगों के यहाँ तो छुट्टी नहीं होती ना कभी भी? नहीं, कभी भी नहीं होती है, मतलब छुट्टी के लिए तो अच्छा हो गया। दुर्गा पूजा के टाइम पे होती है शायद। दशहरा, हाँ, बिकॉज मानसून साइड अच्छे से सेलिब्रेट होता है, बट फिर भी कॉलेज हमारी एक दिन की देती है, 10वीं वाले दिन देती है। मेरी फ्रेंड्स तभी आई थी फॉर 15 डेज अराउंड दुर्गा पूजा एंड दिवाली की। अभी मेरी छुट्टियां हैं। मेरी छुट्टियां अब मतलब प्रॉपर जो छुट्टियां हुई ना वो होगी जुलाई में, 1 महीने की, जब इंटर्नशिप करने बोलेंगे ये लोग हमें। आप कौन से ईयर में हो? मतलब आप इंटीग्रेटेड कर रहे हो या फिर 3 इयर्स इन? नहीं, मेरा इंटीग्रेटेड है, मेरा अभी सेकंड ईयर का 4th सेमेस्टर चल रहा है। सेम सेम सेम, हम लोग सेम होते हैं। ओके ओके, नाइस। तो आप बैंगलोर से बिलोंग करते हो? नहीं नहीं, मैं रांची से हूँ। ओके, नाइस। हो गई बातें, करें आगे। हाँ भाई हर्षिशा, करें स्टार्ट। हाँ सर। ठीक है, चलो करें, फिर स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा जो फ्रेश टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसका नाम है इनकम डीम टू बी। आपने अर्शिशा कल वाली वीडियो तो नहीं देखी होगी? कल हमने ना शायद गलती से टैक्स की क्लास ले ली ना। आपने भी नहीं बोला कि आज हाँ, कंपनी लॉ की क्लास आधी थी। वीडियो देखी है, आधी वीडियो देखा है। कल हमने गलती से टैक्स की क्लास ले ली थी, क्योंकि अब ना किसी ने वो बोला कि सर आज तो वो है ट्यूसडे है, नहीं सॉरी वो है थर्सडे है, तो आज तो कंपनी लॉ की क्लास होनी थी। वो गलती से क्लास ली गई कल टैक्स की, बट कोई नहीं। कल मैंने आपको रिकॉर्डेड, शायद मैंने आपको इंस्टा टेलीग्राम पे भी भेजी भी थी रिकॉर्डेड। हाँ सर, मिल गई है वीडियो। मिल गई है? हाँ जी। अच्छा अच्छा, मेरी साइड से दिखा रहा है वो सेंड नहीं हुई थी। नहीं सर, मेरे को मिल गई है। नेट ऑफ होगा मेरा, इसलिए ऐसे शो कर रहा होगा, बट कल ही मिल गई थी। आपने बोला ना टेलीग्राम पे सेंड कर दिया है, हाँ हाँ। तो मिल गई है मुझे। कल मैंने देखी आधी वीडियो। अच्छा मेडिसिन लाइक उसमें मैं देख बैठी थी देखने के लिए, अच्छा, कुछ खाया नहीं मेरे पास। चल ठीक है, फिर अब ये स्टार्ट करते हैं। इनकम डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया, सेक्शन 9। हमने ऊपर पढ़ा था अपना चैप्टर कि एक्चुअल में एक्रूराइज हुई है इंडिया में इनकम। अब हम पढ़ेंगे इनकम डीम टू बी एक्रूराइज इन इंडिया, सेक्शन 9। Certain type of income are deemed to be accrued in India even though they may actually accrue or rise outside India। कि भाई ऐसी इनकम जो इंडिया आउटसाइड इंडिया एक्रूराइज हुई है, उनका जो सोर्स है वो आउटसाइड इंडिया है, फिर भी हम मान लेंगे, फिर भी हम मान लेंगे कि भाई वो इंडिया के अंदर क्या हुई हैं, एक्रूराइज हुई हैं। द कैटेगरी ऑफ इनकम विच आर डीम टू बी एक्रूराइज इन इंडिया, कौन सी इनकम होती है वो? पहला पढ़ते हैं। फर्स्ट, एनी इनकम accrue or rise to assessee in any place outside India, whether directly or indirectly, through or from any business connection in India, या through or from any property in India, या through or from any asset or source of income in India, या फिर through the transfer of capital assets situated in India। कि भाई आपको, आपकी जो कोई भी बिजनेस था, आपकी कोई भी प्रॉपर्टी थी, आपका कोई भी इनकम का सोर्स था, या कोई भी आपके पास कोई लैंड थी जिसको आपने बेच दिया, ठीक है ना, बट उन चीज़ों को करने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट जो आपने किया वो फॉरेन में जाके किया, वो एक्रूअराइज कहाँ हुई? फॉरेन में जाके हुई, इंडिया से बाहर जाके हुई। बट वो किससे रिलेटेड है? वो ऐसे बिजनेस से रिलेटेड है। कई बार क्या होता है, आपका इंडिया को कोई बिजनेस है, लेकिन आप उस बिजनेस पर्पज से, बिजनेस टूर के पर्पज से आप किसी दूसरी कंट्री में जाके कोई क्या करते हो, अग्रीमेंट करते हो, कोई पार्टनरशिप करते हो, और वहाँ से आप कुछ क्या करते हो, कोई इनकम कमाते हो या कुछ भी करते हो। एक्रूअराइज वो इनकम कहाँ हुई है? बाहर हुई है, लेकिन वो किससे रिलेटेड है? आपके किसी बिजनेस से रिलेटेड है जो इंडिया के अंदर है, आपके किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है जो इंडिया के अंदर है, आपके किसी एसेट से रिलेटेड है
जो इंडिया के अंदर है, या फिर आपकी किसी लैंड से रिलेटेड है जो आपने इंडिया में सेल करी, आपकी इंडियन लैंड सेल करी, तो उसको क्या कहेंगे? डीम टू बी एक्रूअराइज इन इंडिया कहेंगे। चाहे वो आपको फिर फॉरेन में एक्रूअराइज हुई हो वो इनकम, बट उसको क्या कहेंगे? डीम्ड टू बी एक्रूअराइज इन इंडिया, कि वो इंडिया के अंदर एक्रूअराइज हुई है। पहला समझ आ गया? एक्रू एक्रूअराइज का मीनिंग आप समझ लो। एक्रूअराइज का मीनिंग होता है द एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, द एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, कि जिस दिन जब एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको कहते हैं एक्रूअराइज। कि भाई जब किसी ने ऑफर दिया और उस ऑफर को दूसरी पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया, जब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल होता है ना, इसको कहते हैं एक्चुअल में एक्रूअराइज होना, एक्चुअल में एक्रूअराइज होना। पहला पॉइंट समझ आ गया? क्लियर है पहला पॉइंट? यस। पॉइंट नंबर 2, इनकम विच फॉल अंडर द हेड्स ऑफ सैलरी। ये सैलरी की बात कर रहा है। इनकम विच फॉल अंडर द हेड्स ऑफ सैलरी इफ इट इज अर्न इन इंडिया, सैलरी पेबल फॉर सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया वुड बी ट्रीटेड एज अर्न इन इंडिया। कि भाई क्या है, आपने कोई सैलरी की इनकम ली और वो इंडिया में अर्न की है, ठीक है ना, आपने कोई सर्विस दी है वो इंडिया में दी है, तो उसको हम क्या कहेंगे? आपने वो जो इनकम अर्न की है वो कहाँ अर्न की है? इंडिया में अर्न की है। वो कहाँ अर्न की है? इंडिया में अर्न की है। फर्दर एनी इनकम अंडर द हेड्स ऑफ सैलरी पेबल फॉर रेस्ट पीरियड और लीव पीरियड विच इज preceded or succeeded by service rendered in India and form part of service contract of employment shall be regarded as income earned in India। कि भाई क्या था, आपको पूरा एक पैकेज मिलता है जब आप जॉब सैलरी, आप पेरोल पे आ जाते हो। पेरोल मतलब जब आप एक प्रॉपरली जॉब स्टार्ट करते हो, आपके पैकेजेस के अंदर प्रॉपरली क्या होता है, पूरा इलेबोरेट होता है आपका सैलरी का पार्ट पोर्शन। उसके अंदर आपको लीव भी मिलती हैं। आप साल में भाई सिक लीव ले सकते हो, आप साल में कैजुअल लीव ले सकते हो, इतनी 20 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, वट एवर जो भी है। अगर किसी ने पूरे साल कोई लीव नहीं मिली, कोई लीव नहीं ली और उसने काम किया, तो उसके काम करने का भी क्या होता है? पैसा मिलता है उसको। उसकी लीव की एनकैश भी, वो लीव को एनकैश करा सकता है। प्लस एक तो उसने काम किया, वो तो सैलरी में उसको मिल ही जाएगा, बट उसने कोई छुट्टी नहीं ली, उस छुट्टी को वो एनकैश भी करा सकता है। जब वो पैसा